गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसे आभासी एक आणविक अभिक्रिया भी कहते हैं तक आपने पढ़ा है। और आपको जानकर खुशी होगी कि आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में केवल इतना ही पढ़ना है। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़नी है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया पढ़नी है, इनके समाकलित दर समीकरण पढ़ने हैं, इनसे आधारित प्रश्नों को पढ़ना है और साथ ही साथ आपको छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया, आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या आभासी एक आणविक अभिक्रिया तक हमने जो पढ़ाया है यही पढ़नी है। अब कुछ लड़के कह रहे थे सर द्वितीय और तृतीय की पढ़ा दीजिए। द्वितीय और तृतीय कोटि की जो अभिक्रियाएँ हैं वो आपके माध्यमिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में नहीं है। फिर भी हम उसके समाकलित दर समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे डेराइव करेंगे। तो यदि आपने प्रथम और शून्य को डेराइव किया है समाकलित दर समीकरण, तो आप आसानी से द्वितीय और तृतीय भी कर लेंगे। केवल समाकलन के सूत्र याद होने चाहिए। तो देखिए ध्यान से, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में बात करते हैं, दो अभिकारक की बात किया है। हम बात करते हैं थोड़े से डियर स्टूडेंट, व्यवधान आया, फोन आने की वजह से थोड़ा सा दिक्कत सुनते हैं आप। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में हम बात कर रहे हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी। तो वे अभिक्रियाएं या वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक के सांद्रता पद की द्वितीय घात के समानुपाती होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यदि दो अभिकारक हैं तो सांद्रता पदों के घात एक एक के समानुपाती होती है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जब दो अभिकारक होंगे तो एक और एक जोड़ देने के बाद क्या हो जाएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, जिसको हमने आपको चार्ट में पढ़ाया है। फिर से बात करती हैं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। दो अभिकारक हैं और उनके प्रारंभिक सांद्रताएं एक समान रखेंगे। यदि असमान रख लिया, एक का ए मान लिए और उसका बी मान लेंगे तो उसका अवकलन कठिन हो जाएगा और साथ ही साथ आपको जो समीकरण मिलेगा वो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो हम तब करेंगे जब दोनों अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रताएं एक समान होंगी, एक ही होंगी, तो हम साथ में उसका समाकलित दर समीकरण की बात करेंगे। उसी प्रकार हम तृतीय की भी बात करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ए अभिकारक है, बी अभिकारक है, दोनों मिलकर उत्पाद बनाती हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, जिसके लिए dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a के पावर 1 और b के पावर v1। समग्र अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। तो आपने देखा प्रारंभिक समय में अभिकारक ए की सांद्रता a, b की b एक और उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ। t समय पश्चात सांद्रता हो गई a माइनस एक्स, तो उत्पाद x बन गया था। इसका दर समीकरण क्या होगा, तो dx अपॉन dt, यहाँ से आप देख रहे होंगे ये हमने लिख दिया, dx अपॉन dt प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स के पावर 2, क्योंकि आप देख रहे हैं होल हो जाएगा, दोनों बराबर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ये हल करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समाकलन का हल हमने दिया है, देखिए ये dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर k dt है। दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समाकलन जब लिखेंगे आप तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे dx अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर, कांस्टेंट का नहीं होता। अब कहते हैं सर इतना का कैसे होगा, तो a माइनस एक्स को t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a माइनस एक्स को t मान लेते हैं और दोनों पक्षों का पहले अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर क्या आएगा,
इसका 0 हो जाएगा, इसका dx हो जाएगा dt, तो dx बराबर माइनस dt। हमने उसी को देखिए कर लिया, dx की जगह क्या लिख दिया माइनस dt, और इसका a माइनस एक्स को माने हैं t, तो t स्क्वायर हो गया। हमने इसका अवकलन किया, अवकलन का फार्मूला क्या होता है, पहले ऊपर ले जाएंगे तो t पावर माइनस 2 dt हो जाएगा t dt। आपने जब इसका अवकलन हल करेंगे तो इस तरह हल करने के बाद आपको ये मिलेगा 1/t बराबर kt प्लस i। 1/t क्या है, a माइनस एक्स है, ये हो जाएगा। प्रारंभिक समय में आप आएंगे तो प्रारंभिक समय में t का मान 0, x का मान 0, तो हम i को निकालना है, जैसा कि आपको शून्य और प्रथम में बताया गया। तो आपने x की जगह क्या रख देंगे 0, t की जगह क्या रखेंगे 0, तो i का मान क्या आ जाएगा 1/8। अब i के मान को समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए पुनः। समीकरण नंबर 2 में पुनः रखने के बाद आपको एक समीकरण मिलेगा, और ये समीकरण को आप इस रूप में हल करके आप देख सकते हैं, इस रूप में, और सबसे आखिरी इस रूप में पाएंगे। और सबसे जो आखिरी में हमने पाया है a बराबर 1/t x अपॉन a माइनस x, यही है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण। अब बात करते हैं तृतीय कोटि की अभिक्रिया का। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा भी आपने पढ़ी होगी। वह अभिक्रिया जिसकी दर 2 अभिकारक की बात करें, 3 अभिकारक की बात करें, एक ही अभिकारक की बात करें, कुल मिलाकर सांद्रता पद की घात का योग या घात कितना होना चाहिए, 3 के आनुपातिक या समानुपातिक होती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता पद की तृतीय घात के समानुपाती या अनुपातिक होती है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। बात करते हैं इसके दर समीकरण। दर समीकरण देखिए, यहाँ पर भी हम सेम सांद्रता वाली की बात करें। जब 3 अभिकारक हैं ए बी सी, तो उनकी सांद्रताएं एक समान होनी चाहिए प्रारंभिक। तो प्रारंभिक समय t बराबर 0 पे अभिकारक A की सांद्रता भी A थी, B की भी A थी और C की भी A थी। उत्पाद का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन समय पश्चात अभिकारक A की सांद्रता A माइनस एक्स हो गई, इसकी A माइनस एक्स हो जाएगी, A माइनस क्योंकि उत्पाद x बन चुका था। दर समीकरण लिखेंगे, आएंगे, हल करेंगे। हल करने के लिए बाद आइए बात यहाँ से, क्योंकि इसका जब समाकलन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे भैया, dx अपॉन a माइनस एक्स का होल क्यूब a डी। फिर से आपने यही मानना होगा, मानेंगे तो ये आ जाएगी। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा। हम डायरेक्ट लिख दिया है हल करने पर। अब हल करने पर अब डायरेक्ट हम बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से क्या आएगा। पहले आई का मान निकालने के लिए हमको प्रारंभिक समय में जाना होगा। प्रारंभिक समय हम इसके टर्म को यहाँ से ले लेते हैं। प्रारंभिक समय में t बराबर 0 x का मान 0, तो 1/2 a माइनस एक्स का मान 0 हो गया, बराबर a × 0 प्लस i क्या है, समाकलन स्थिरांक उसी के वैल्यू को निकालने की बात आ रही है। 1/2a² लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 खत्म, a भी खत्म हो जाएगा, i बराबर 1/2a²। की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर दीजिए समीकरण नंबर 2 में। समीकरण नंबर 2 में हल करिए 1/2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू
Kt प्लस आई की जगह कितना लिखा है 1/2a²। इधर ले आएंगे तो Kt बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कॉमन हो जाएगा 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a² हो गया। ध्यान दे रहे हैं आप। अब क्या हो जाएगा e बराबर 1/2 एक ब्रैकेट a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/a²। ये हो जाएगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण। इस तरह द्वितीय और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के समाकलित दर समीकरण को भी हल कर पाएंगे और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से उसको कैमरे से देखें। हम प्लस देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स भी देख लिया था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बीटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बीटा नाइट्रिक ऑक्साइड में होता है, ऑक्सीजन में होता है। स्केलर AX/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ NO2 की सांद्रता के पावर 2। यदि सांद्रता की घात 2 होगी तो आपकी कोटि क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि सेकेंड ऑर्डर होगी। यहाँ पर देखें dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H2 कंसंट्रेशन के पावर 1 I2 के कंसंट्रेशन के पावर 1। अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी सेकेंड। यहाँ पर देखें dx/dt नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन का है, ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण हो जा रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के पावर 1 ओजोन की सांद्रता के पावर 1। यहाँ पर भी आपकी अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, सेकेंड। और आपको बताया था एस्टर का यदि अम्लीय जला पर घटक होगा तो वह छद्म या आभासी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगा, लेकिन क्षारीय जला पर घटक हो जाएगा। ये एस्टर है और क्षारीय जला पर घटक होगा तो सोडियम एसिटेट बनेगा और एथिल अल्कोहल बना। इसके लिए आप जाओगे dx/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस्टर, कोई भी एस्टर हो सकता है, और NaOH की सांद्रता की पावर 1। ये अभिक्रिया भी हो जाएगी सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आपके सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गए। आते ही थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के एग्जांपल्स के एग्जांपल्स के बात करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होगा तो यहाँ पर भी dx/dt देख लें तो सांद्रता के पावर NO की सांद्रता के पावर 2 आता है, ऑक्सीजन की सांद्रता के पावर 1। फिर से मैं बात कर रहा हूँ, मैं मोलों की संख्या की बात भी कर रहा हूँ, प्रयोग द्वारा निर्धारित संख्या की बात कर रहा हूँ। तो 2-1 बराबर कितना होगा, 3। आपका थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसके लिए देखिए dx/dt is directly proportional to concentration of NO की सांद्रता के पावर 2, क्लोरीन की सांद्रता के पावर 1। तो आपका यहाँ पर भी किस कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, थर्ड हो जाएगी।
यहाँ पर कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो जाएंगे। इतने एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेंगे एक बार। कभी कभी देखेंगे कि सर प्रभासी भी दिया गया है बुक में, तो प्रभासी कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, तो वहाँ पर ध्यान समझें। प्रभासी या प्रभासी कोटि की अभिक्रिया फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो ये अभिक्रियाएं जिसकी कोटि भिन्नात्मक होती है, जिनकी कोटि भिन्नात्मक होती है, प्रभासी कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एसिटल्डिहाइड का विमोचन होता है, CH3CHO का विघटन कराएंगे तो मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जब इसके लिए हम 10 समीकरण लिखते हैं, देखते हैं कि एसिटल्डिहाइड के कंसंट्रेशन के पावर भिन्नात्मक 3/2 आता है। यह किस कोटि की अभिक्रिया को दर्शाती है, तो आप बता देंगे कि सर यह तो फ्रैक्शनल और प्रभासी कोटि की अभिक्रिया है। किसी में प्रभासी लिखा होगा, किसी में प्रभासी लिखा होगा। आप ये लिखिए भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। और ध्यान दें, एक और एग्जांपल भी ले जाएं तो H2 + Br2 = 2HBr। यहाँ पर आप देखिए कहीं सब किससे मिलता जुलता नहीं। जब इसके लिए हम 10 समीकरण लिखेंगे तो क्या पाएंगे, देखिए dx/dt is directly proportional to concentration of H2 के पावर 1 और Br2 के पावर 1/2। इसकी सांद्रता प्रति घात भिन्नात्मक हो जाती है। टोटल निकालेंगे तो ये भी आ जाएगी 3/2। तो इस तरह की जो कोटि की अभिक्रियाएं हैं जिसमें भिन्न आता है, भिन्नात्मक अंक आता है, तो वह भिन्नात्मक कोटि या प्रभासी कोटि की अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक की डिस्कस करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है अभिक्रिया की आणविकता। उसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।